नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की राजनीति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब एक बार फिर से यात्राओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह बीजेपी में राजस्थान की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और प्रहलाद जोशी ने आज बताया कि वो कल जयपुर आ सकते हैं। इन सब के बीच मध्य प्रदेश में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जो तूफान मचा है, उसके बाद राजस्थान के नेताओं के दिलों की धड़कन भी बढ़ गई है। कई सांसदों के टिकट अब विधानसभा के लिए उन्हें तैयारी करनी पड़ सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है और मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी कई हैं जो केंद्र में बने हुए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो मुख्यमंत्री बनने के दावेदार हैं उनका तो समझ में आता है, लेकिन जो सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री बनने की तैयारी कर रहे थे, पूरे 4.5 साल लगभग जो केंद्र में रहकर राजस्थान की तरफ से नेतृत्व की जो राह देख रहे थे, अब उन्हें विधानसभा का चुनाव भी लड़ना पड़ सकता है। इसका मतलब ये भी है कि मौजूदा विधायकों के या जो कड़े उम्मीदवार विधायकी के हैं, जो तैयारी कर रहे हैं पिछले लंबे समय से, उनको भी टिकट के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। तो राजस्थान में बीजेपी, हालांकि कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया था कि 2 महीने पहले टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए जाने चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए अक्सर कहते हैं वो जो बोलते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं वो होता नहीं है। तमाम तरह की जो बातें, इन सब के बीच में बीजेपी मध्य प्रदेश में टिकट दूसरी लिस्ट जारी कर चुकी है। राजस्थान में अभी जल्दी ही लिस्ट जारी होगी, ये ऐलान भी आज प्रहलाद जोशी ने भी किया। इससे पहले भी बार बार इस तरह की बातें हो रही हैं, यानी कि अब जो है वो धड़कन बढ़ाने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो टिकट वितरण है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको लेकर पार्टी की राजस्थान में रणनीति क्या होगी? क्या मध्य प्रदेश की तर्ज पर यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी? हमारे साथ पौरुष भारद्वाज कांग्रेस से है, हमारे साथ गुलाब बत्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सुमित श्रीमल बीजेपी से जुड़ेंगे, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। पौरुष भारद्वाज जी, बीजेपी जल्दी ही लिस्ट जारी करेगी, ये बीजेपी का दावा है। कांग्रेस की क्या तैयारी है? मैम देखिए, जैसा कि अभी आपने अपने इंट्रो में बताया, तो वो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की निश्चित तौर पे हम लोगों ने पहले जो सर्वे करवाए और उस हिसाब से हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनको लेकर जनता में जिस प्रकार से एक सकारात्मक माहौल बना हुआ है, उसे देखिए बीजेपी भी घबराई हुई है और हम लोग निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा आशान्वित हैं। अब मैं बिल्कुल फ्रैंकली इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे सर्वे में जो कुछ एक हमें लग रहा था कि हमें कुछ एक टिकट चेंज करने चाहिए, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश ये है कि हमने जनता को एक अच्छी योजनाएं प्रदान करी, तो हम एक अच्छे जनप्रतिनिधि भी जनता को प्रदान करें। तो उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आपने देखा कि आला कमान ने के द्वारा पहले जो प्रभारी जी थे, हमारे रंधावा जी थे, उन्होंने जो टिकटार्थी थे, जो टिकट चाह रहे थे, उनसे मिलना शुरू किया, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेना शुरू किया, जनता से फीडबैक लेना शुरू किया। उसके बाद में सह प्रभारी, जो हमारे 3 सह प्रभारी बने, उसके बाद में फिर आप देखिए कि जो एक विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं शुरू की गई, जैसे मधुसूदन मिस्त्री जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और लोकसभा वाइज पर्यवेक्षक लगाए गए। उसके बाद में जो है जो यहाँ की पीईसी बनाई गई, फिर वहां पे यहाँ के जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स थे उनको जिलों में भेजा गया और जिलों में भी जो है ब्लॉक लेवल पे आवेदन आमंत्रित किए गए। और है ना, उसके अलावा जो एआईसीसी की जो कमेटी जो बनी है, चुनाव समिति, उसके द्वारा एक अलग से समन्वयक यहाँ पे संभाग वाइज भेजे गए। तो हमारे द्वारा जो है ये निश्चित तौर पे मतलब हमारी कवायद इस तरह की है कि है ना, हमारे पास जो टिकटार्थी, जो हमें विभिन्न चैनलों से हमें जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन सब चैनलों से आवेदन लेकर के उनमें जो बेस्ट से बेस्ट हम जनता को एक अच्छा प्रतिनिधि दे पाए, ताकि जो है जनता के वो निरंतर जनता के हित में कार्य करें, ना सिर्फ जनता के हित में कार्य करें बल्कि चुनाव जीते और हम लोग बहुत शानदार बहुमत से अपनी सरकार बना पाए। तो इस पूरी प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए जो कुछ विलंब हमारी तरफ से हो रहा है, परंतु निश्चित तौर पर जब भी हमारी लिस्ट आएगी तो एक मतलब हम ऐसे उम्मीदवार
टिकट देने जा रहे हैं कि जनता जिनको पसंद भी करेगी और जिनको जिताएगी। मैं ये चीज कहना चाहूंगा। और भारतीय जनता पार्टी की, जैसा कि आपने बताया, तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की निराशा व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपने कुशासन से घबराई हुई है और राजस्थान में हमारे सुशासन से घबराई हुई है। आप देखिए, ये सभी जो यहाँ पे पत्रकार गण बैठे हैं, मुझसे बहुत वरिष्ठ है, इन्होंने मेरे से ज्यादा राजनीति देखी, ये भी इस बात को मानते हैं कि ये ना मानेंगे मेरी इस बात को कि सांसदों को पार्टी, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, एक अपना उसी समय उपयोग करती है उनका विधानसभा चुनाव में, जब पार्टी को लगता है कि भाई विधानसभा चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत टिपिकल काम है। तो जैसा कि आपने बताया कि सांसदों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने जा रही है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की निराशा का परिचायक है, और बाकी उनकी पार्टी का मसला है, जिसको टिकट देना चाहें दे सकते हैं वो लोग। जी, सुमित श्रीमल, पार्टी में निराशा का परिचायक बता रही है कांग्रेस पार्टी कि आप सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा के चुनावों में उतार रहे हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित और एक व्यवस्थित और पार्टी है। सबसे बड़ी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी में अपना संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति जो फाइनल करेगी वही फाइनल होगा। लेकिन जैसा हमारे भारद्वाज जी कह रहे हैं कि सांसदों को उतार रहे हैं, तो सांसद जिनके पास होंगे उन्हीं को तो उतारेंगे। कांग्रेस के पास सांसद ही नहीं। पहली बात तो राजस्थान की बात करें। दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश का विकास और राजस्थान की स्थिति को ये दर्शाना चाह रहे हैं। तो मैं भी ये कहना चाहूंगा कि आप देखिए ना कि मध्य प्रदेश की क्या स्थिति और राजस्थान का जो विकास बता रहे हैं वो विकास की स्थिति क्या है। आज भ्रष्टाचार कहाँ स्टैंड कर रहा है राजस्थान में। आप महिला उत्पीड़न को देखिए, आप युवा बेरोजगारों को देखिए, आप किसानों की स्थिति को देखिए। इन सभी स्थितियों को देखकर मालूम चलता है बिल्कुल जनता को कि राजस्थान कहाँ स्टैंड कर रहा है। और बिल्कुल इस विकास की, राजस्थान की कांग्रेस की बिल्कुल जो बैलगाड़ी की स्थिति और स्पीड से चलने वाले विकास को जनता देख रही है। और इसका निश्चित ही 2023 के विधानसभा चुनाव में सब परिणाम सामने आएंगे। और ये कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि मौका एक बार दिया जाता है। मध्य प्रदेश में पिछले 3 बार लगातार सरकार बनती आ रही है, तो मौका एक बार मिला था, लगातार सरकार बनती आ रही है। और राजस्थान में भी आप देखिए पिछली बार मात्र 0.49% वोट कम रहा था और उन्होंने झूठ बोल करके सचिन पायलट जी को सामने ला करके और ये वोट खोए थे। लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आप देखिए हर क्षेत्र में, चाहे वो सुमित श्रीमल, आपसे सवाल ये पूछा गया था कि बीजेपी में निराशा का वातावरण है क्या? सांसदों को टिकट दिए जा रहे हैं, मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पार्टी मुश्किल में है क्या? पार्टी बिल्कुल मुश्किल में नहीं है। मैं आपको यही तो जवाब देना चाह रहा हूँ। तो राजस्थान में सांसद सबसे ज्यादा 25 से 25 सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर सांसदों को टिकट, पहली बात तो मैंने आपको निवेदन शुरुआत में कर दिया कि संसदीय बोर्ड जो करेगी, चुनाव समिति जो फाइनल करेगी, वही हमारा फाइनल डिसीजन होगा। इसके बाद अगर सांसदों को टिकट दिया भी जाता है तो हमारे पास सांसद हैं तो दे सकती है, लेकिन कांग्रेस के पास तो विकल्प ही नहीं। और आप समझिए स्थिति क्या है। ये बोल रहे कि हमको मध्य प्रदेश के विकास और राजस्थान के विकास को देख करके और टिकट दिए जाएंगे। लेकिन आप देखिए ना, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ आदरणीय एंकर महोदया कि राजस्थान का विकास कितना भटकता है। कल एक लड़की को 3 शांति प्रिय समुदाय द्वारा बलात्कार करके और कुएं में डाल दिया जाता है। ऐसी स्थिति राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में स्थिति अच्छी नहीं है। राजस्थान में स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार कानून व्यवस्था की बदहाली है, जिसको मुद्दा बनाकर बीजेपी चुनाव लड़ना चाह रही है। ये देश के प्रधानमंत्री ने भी कल अपने भाषण में बताया था, और भी बीजेपी के तमाम नेतागण इस बात की चर्चा करते हैं। लेकिन चर्चा आज इस बात पर हो रही है कि बीजेपी जिस कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर राजस्थान में सत्ता परिवर्तन चाहती है, जिसका संदेश देश के प्रधानमंत्री कल देकर गए थे, श्याम सुंदर शर्मा जी, देश के प्रधानमंत्री का संदेश और बीजेपी का टिकट वितरण में मध्य प्रदेश में जो तस्वीर, जो मॉडल सामने आ रहा है, राजस्थान में भी अगर वैसा ही मॉडल अपनाया जाता है, क्या संभावना दिखती है आपको इसकी? देखिए मीना जी, राजनीति में संभावना है जब एक राज्य में स्थिति खराब है, इसलिए
अगर मुख्यमंत्री के सामने तोमर जैसे व्यक्ति को लाया जाता है, तो अब राजस्थान की स्थिति भी है, कुछ 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 सांसदों को लड़ाने की बात तो आ सकती है, क्योंकि अब इनके पास नए कैंडिडेट चाहिए और सांसद 3-3 बार 2-2 बार जीत चुके हैं, तो अब वापस से चौथी बार तीसरी बार उतारने के लिए नए लोगों को लाया जाएगा और सांसदों को इधर एडजस्ट किया जाएगा कि भाई तुम विधायक का चुनाव लड़ो। जैसे कि आप देखिए अर्जुन लाल मेघवाल को खाजूवाला से चुनाव लड़ाया जा सकता है, अगर अगर उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाना है भविष्य में तो। और कैलाश चौधरी को पहले भी विधायक रहे, वो लड़ सकते हैं चुनाव। अब अजमेर वाले भागीरथ चौधरी हैं, वो किशनगढ़ से एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं, किशनगढ़ लाया जा सकता है। अब देखिए कि बालकनाथ हैं, बहरोड की तैयारी कर सकते हैं वो, जिस प्रकार से बदलाव की स्थिति है। सुखवीर सिंह जोनापुरिया कोटपुतली से पहले भी लड़े हैं, वो लड़ सकते हैं वो। तो जिस तरह से दिया कुमारी को हवा महल से उतारा जा सकता है, तो क्योंकि इनको टिकट जीतने के लिए बदलाव की जरूरत है और बदलाव में इन सांसदों को उपयोग किया जा सकता है और नए को लाना है। इसलिए सांसद को एक जगह से कहीं दूसरी जगह कहीं ना कहीं एडजस्ट करके, जिस प्रकार से हवा महल में जो पारिक है, पुरोहित है, राजघराने का है, उनके ऊपर उपहार और सारी चीजें, और उससे पहले भी एक पुराने समय में भी राजघराने ने उतारा था और वो जीता भी था। तो इस तरह से देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान को जीतना चाहते हैं, अमित शाह राजस्थान को जीतना चाहते हैं। वो जानते हैं कि हम 2018 में इस राजस्थान में अपनी सरकार को बचा पाने में कामयाब नहीं हुए। अब बार बार देखिए हर राज्य में जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाने का तो सिलसिला सब जगह चलता है, जिसकी सरकार नहीं होती वो आरोप ही लगाता है। अब आरोप लगा देने से अगर जीत सुनिश्चित हो जाती तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि साथ अब राजस्थान में महिला नारी शक्ति वंदन करने के लिए आयोजित की थी बड़ी बैठक, 3 मिनट बोले राजस्थान में। और मैं मध्य प्रदेश में देख रहा था 23 मिनट बोले, क्योंकि उनकी सरकार थी, वहां वंदन ही करना था, वहां सरकार के ऊपर आरोप लगाने नहीं थे। यहाँ तो आरोप लगाने थे क्योंकि प्रधानमंत्री जी को आरोप लगाने, बाकी तो आरोप लगाने में इनके आरोप को सुनता नहीं है। प्रधानमंत्री जी अमित शाह दोनों ही आरोप लगा करके बदनाम करने की कोशिश तो की जाती है। अब देखिए मुख्यमंत्री जी भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी निकल रहे हैं यात्रा पर। अब यात्रा कितनी सफल होगी नहीं होगी, पहले तो वो पूर्वी राजस्थान जाने वाले थे, अब उनको किसने समझाया पूरी राजस्थान मत जाओ, जहां अपन हारे वहां जाओ, तो कम से कम आपके ऊपर आरोप नहीं लगेगा कि सचिन पायलट के क्षेत्र में आप बिना उसके लेकर के उनके जा रहे हो। तो है देखिएगा दोनों ही पार्टियों में विरोधाभास की स्थिति तो बनी हुई है। वसुंधरा राजे को चुनाव उनके बेटे को लड़ाया जाएगा या उनको लड़ाया जाएगा अभी कोई निश्चित नहीं है। तो इसलिए अनिश्चितता का वातावरण जो भाजपा में भी व्याप्त हो गया और मनन चिंतन चल रहा है दिल्ली में। आज भी प्रहलाद जोशी ने यहाँ भी बैठक की थी, दिल्ली में भी बैठक में हो रही है। पहली लिस्ट क्योंकि देखिएगा कि जहां पर आप देखिएगा कि ये 3 बार जीते हैं 29 सीटों पर, उस पे लाने की कवायद जरूर हो रही है कि वहां पहले लिया में, और 19 सीटें ऐसी है जब 3 बार हारे, जीते ही नहीं कभी, वहां पे भी कैंडिडेट ढूंढ करके लाओ और बनाओ। और 50 अधिकारियों को लेके आए हैं मीना जी है कि भविष्य में उनके सहारे से ये जीत करके आ जाए, क्योंकि इनके पास भाजपा के असली कार्यकर्ता और जीतने वाले कार्यकर्ताओं की कमी है। इसलिए 50 से अधिक अभी देखा आपने कि हम बस्ती में भी दे देंगे, चाकसू में भी दे देंगे, आपके खीवसर में भी दे देंगे, नागौर में देखिएगा ज्योति मिर्धा को लेके आगे, ज्योति मिर्धा को पार्लियामेंट लड़ाएंगे या विधायक लड़ाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन स्थितियां बड़ी अलग तरह की बन गई हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी ने कहा कि हम नेक टू नेक स्थिति में है राजस्थान में, तो इसका मतलब है कि कुछ तो कुछ दोनों पार्टियों में कसावट तो है। जिस प्रकार से बड़े नेता अगर बोल के जाते हैं और फिर देखिए जिस प्रकार से मंचों पर जो कुछ एक्शन और रिप्ले देखने को मिलता है कि वसुंधरा के साथ क्या होता है, सचिन पायलट के साथ क्या होता है, फिर आपके सचिन पायलट को बोलने के लिए किस प्रकार से राहुल गांधी उत्तेजित होते हैं, सारी बातें सब देखने को मिलती है। तो इसलिए पार्टी में नेता विशेष को दर्जा नहीं दिया जाए, भविष्य में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती नहीं मिले, इसलिए वसुंधरा जी को यहीं रखना है। और जाना है तो राज्यपाल बन जाओ, केंद्र में मंत्री बन जाना, अगर जरूरत जीत के आओगी तो देखी जाएगी। तो ये सब चीजें बड़ी कैलकुलेटेड आधार पर ये सब चीजें की जा रही है, जिससे कि आने वाली राजनीति में जो कुछ उनके सामने हर्डल खड़ा नहीं हो जाए। क्योंकि देखिए पहले भी 2013 में जिस प्रकार का वातावरण राजस्थान में था, डबल इंजन की सरकार थी, बोलती नहीं थी आपस में, तो ऐसी डबल इंजन की सरकार भी
यहाँ देखी है हमने, ऐसा नहीं है। और वसुंधरा जी ने 2014 में जो कैलकुलेशन करके दिल्ली में बैठ करके कर रही थी, वो पुरानी कसक निश्चित तौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के सामने मौजूद है। अब क्या कुछ होगा, ये तो समय थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लिस्ट बहुत जल्दी आ सकती है अब राजस्थान में, क्योंकि दो जगह की दो कांग्रेस दे दी, हमारी एक भी नहीं आई है। तो है, चिंता जी, का विषय तो है दोनों पार्टियों। राजस्थान में लिस्ट पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से आने वाली थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी में आने वाली थी, और ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी इंतजार कर रही है कि पहले कांग्रेस की लिस्ट आए। लेकिन अभी के हालात में तो लगता नहीं है कि कांग्रेस पहले लिस्ट जारी कर पाएगी। राजीव तिवारी जी। एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन सुन नहीं पाया आपका। एक मिनट, क्वेश्चन आपका एक बार। जी राजीव तिवारी जी, सवाल चर्चा हम आज ये कर रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो मॉडल बीजेपी ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अपनाया है, वो राजस्थान में भी क्या हो सकता है? अगर होगा तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? उसकी वजह क्या है? क्यों पार्टी ऐसी स्थिति में आई? ऐसा नहीं है कि सांसद जो है वो विधायकी का टिकट पहली बार लेंगे, या सांसदों ने कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा हो। इस देश में लंबा इतिहास रहा है। देखिए, शुरू से ये बात तो बोली जा रही है कि इस बार कुछ सांसदों को टिकट दिया जाएगा, और राजस्थान से हो सकता है, जैसे मध्य प्रदेश में अभी 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद, इन लोगों को टिकट की घोषणा हुई है कल, तो यहाँ पे भी ये स्थिति आ सकती है। और इसमें आप देखिए कि एक तो मेघवाल जी और बाड़मेर से जो हमारे मंत्री हैं, और हो सकता है गजेंद्र सिंह शेखावत को भी ये इस बार टिकट विधानसभा का मिल जाए। तो कोई भी पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि ये एक इनका वो अपनी एक इस तरीके की लड़ाई बन गई है ये, कि इसमें अगर आप कहीं भी चूके तो आपको 24 में सफर करना पड़ेगा उसका। जी। तो बीजेपी कल जो प्रधानमंत्री की मंच पर चुप्पी थी, किसी का नाम नहीं लिया, किसी को उन्होंने वेटेज नहीं दिया, कुछ नहीं किया, तो उसके पीछे कारण यही था कि वो जबरदस्ती का, अपनी कल चर्चा में भी ये बात हुई थी कि वो जबरदस्ती किसी का वो विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। जो पहले से मनमुटाव है उसको और नहीं बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने कल खुद लास्ट में भी वो यही बोले कि आपको कमल के लिए लड़ना है, कमल ही हमारा सिंबल है, कमल से ही हम जीतेंगे और कमल को ही आपको वोट देना है। तो वो जब उनकी एंट्री हुई थी सभा में, तब वो पूरे उसमें नारी वंदन करते हुए आए थे, सबको वो और बातें करके आए थे। लेकिन जब वो मंच पर आए, उनका भाषण हुआ, तो उसमें कहीं ये उनके से ये नहीं हुआ कि वो ये कुछ ऐसा संकेत देते कि इस बार हम महिलाओं को इतना प्रतिशत टिकट देंगे, नहीं देंगे, या जब ये लागू होगा विधेयक उसके बाद ही हम उनका वो करेंगे। तो ये सारी चीजें, और मध्य प्रदेश में उन्होंने इस संकेत पूरे करके ये कर दिया है कि राजस्थान में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति बनने वाली है। जी, तो राजस्थान में भी अगर हालात ऐसे बनते हैं तो उसका असर क्या होगा? जनता उसे किस रूप में लेगी? जनता किस रूप में सोचती है जब देखती है कि केंद्र में जो मंत्री हैं उनका टेन्योर अभी 6 महीने का बाकी है, लेकिन वो टेन्योर वो पूरा करने से पहले विधानसभा के चुनाव में उतर गए हैं। यानी कि वो किसी भी मंत्री का, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का अपग्रेडेशन होता है कि डिग्रेडेशन होता है? सुमित श्रीमन। देखिए, जब सिर्फ 6 महीने का समय बचता है, तब वो डिग्रेडेशन या अपग्रेडेशन की बात नहीं आती उसमें तो सिर्फ ये आता है हमको कैसे जीतना है। और बीजेपी में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों को लेकर भय का माहौल तो है कि कैसे जीतेंगे। और जितने सर्वे भी अभी तक आए हैं उसमें ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं एक तरफा मुकाबला नहीं है, बहुत कड़ी टक्कर है। और जैसे यहाँ पर
भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस के खिलाफ उठ रहा है, वैसा का वैसा मुद्दा वहां पर शिवराज सिंह की सरकार के खिलाफ उठ रहा है। कांग्रेस वहां हमलावर है और बीजेपी यहाँ हमलावर है। तो जी इसमें मंत्रियों को उतारना या सांसदों को उतारना ये सिर्फ इस बात का संकेत है कि किसी भी सूरत में हमको स्टेट छोड़ना नहीं है, स्टेट पे जीत हासिल करनी है, जिससे कि आगे 2024 के संसदीय चुनाव में हमारी राह सुगम हो सके। जी बिल्कुल, 2024 का चुनाव संसद का, लोकसभा का लक्ष्य है और उस लक्ष्य को साधने के लिए जो राज्यों के चुनाव है उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इसलिए भी अहम हो जाता है कि क्योंकि यहाँ पर 2018 में चोट खा चुके हैं। बीजेपी के लिए ये तीनों राज्य 2018 में नहीं आना, हालांकि उसके बाद लोकसभा में स्थिति ठीक हो गई थी, लेकिन हर बार हर बार हालात वैसे ही हो ये जरूरी नहीं है और ये भी जरूरी नहीं है। और जिस तरह से आज ईडी की कार्रवाई एक बार फिर से हुई है, सुमित श्रीवत जी क्या कुछ मिल रहा है? ईडी की कार्रवाई बहुत बार हुई है, इन दिनों कई बार हुई है, क्या कुछ मिल रहा है? कुछ रिपोर्ट्स आ रही है? मीना शर्मा जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी जी, क्या आपकी प्रश्न है? सरकार है केंद्र में और ईडी की कार्रवाई आज भी राजस्थान के एक मंत्री के यहाँ हुई है, तो हर जी। सप्ताह जो ईडी की कार्यवाही हो रही है उसमें कुछ मिल रहा है, जनता तक पहुंचे तो उसका चुनावों में आपको फायदा हो सकता है कि भाई आप ईडी की कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप जो आरोप लगा रहे हैं उनकी ये इस तरह की फैक्ट शीट है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा इसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए कि चुनाव में फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ईडी का जो काम है, ईडी अपना काम ईमानदारी से कर रही है। ये एक बात अलग है कि इसको इस नजरिए से देखा जा रहा है, इस दृष्टिकोण से देखा जा रहा है कि इसको ईडी केंद्र सरकार के पास है तो वो इस तरीके से मतलब नेगेटिव लेकर के आप इस विचार को नहीं रख सकते। मेरा मत ये है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने गलत कार्य किए, इनके मंत्री भी आप देखिए, खान विभाग वाले मंत्री, इन्होंने कैसा भ्रष्टाचार किया और स्थिति क्या। तो मैं समझता हूँ जो डिपार्टमेंट का काम इसको दिया गया है, चाहे वो एसीबी हो, चाहे वो ईडी हो या फिर इनकम टैक्स हो, जो भी इससे रिलेटेड है, मैं समझता हूँ कि वो कार्रवाई अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं। तो कार्रवाई तो जो गलत व्यक्ति होंगे, तो चाहे कोई भी हो, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे वो किसी पार्टी के हो, निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इसको चुनाव के दृष्टिकोण से हमको नहीं देखना चाहिए। जी, चुनावों के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, जनता के दृष्टिकोण से समझना चाहिए। चुनावों के दृष्टिकोण से नहीं, सुमित जी जनता के दृष्टिकोण से जरूर समझना चाहिए कि अगर राजस्थान सरकार के मंत्री, अफसर ईडी के निशाने पर हैं, तो जनता इस बात को जरूर समझना चाहती है कि उन लोगों ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से ईडी के निशाने पर है। तो ऐसे में भी ईडी जो कुछ कार्रवाई कर रही है उसकी जानकारी जनता के सामने आए। सिर्फ ईडी की कभी किसी जिले में, कभी किसी मंत्री के यहाँ, कभी किसी अफसर के यहाँ रेड तो होती है, उसके बाद क्या कुछ होता है उसकी ज्यादा जानकारी नहीं आ पाती है। बिल्कुल आपने बोला, तो जैसा कि पूर्व में देखा आपने, पेपर लीक मामले में कई लोग इनके उसके अंदर पाए गए, है ना, लिप्त पाए गए। उसके बाद अभी देखिए खान वाला मामला आया, उसके बाद देखिए सरकारी कार्यालयों में सोना मिला, कैश मिल रहा है। तो भ्रष्टाचार के इतने सारे जब मामले हो रहे हैं तो जनता सब समझती है, जब भ्रष्टाचार करेगा तो ईडी अपना काम करेगी। मैंने जैसा भी आपको पहले कहा, बिल्कुल निश्चित रूप से आप अपना जो सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट है वो काम अपनी ईमानदारी से कर रहा है। और फिर जनता भी इस बात को समझती है। पहले वाला टाइम गया जो कि नेगेटिव सोचेगा, नया टाइम आ रहा है, नया टाइम जो आ रहा है ये गुलाब बत्रा जी, ये भी पहली बार नहीं हो रहा कि सांसद जो हैं वो विधायक के मैदान में आ रहे हैं और विधायक के लिए चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये भी इस देश में पहली बार नहीं हो रहा है। तो क्या इसे बीजेपी के डर के रूप में देखना चाहिए या इसे एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में समझना चाहिए? कि चुनावी राजनीति का में गुणात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक पहलू है। उसका एक सबसे बड़ी बात, पिछले चुनाव में राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हुआ था। पहले बीजेपी सत्ता में थी और
कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछली बार चुनाव में कांग्रेस शासन सत्ता में आई थी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन सिंधिया परिवार, राजमाता विजयराजे सिंधिया से शुरू करें, वो जनसंघ से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से मतलब जो बहुत गतिशील नेतृत्व में शामिल रही हैं। उनकी दूसरी पीढ़ी वसुंधरा और उसका माधवराव सिंधिया और अब माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिराज सिंधिया, ये तीसरी पीढ़ी भाजपा के साथ जुड़ी हुई है। और मध्य प्रदेश में जब ज्योतिराज सिंधिया जो एक खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, उनकी मदद से पिछली बार जो चुनाव में कांग्रेस को विजय मिली थी मध्य प्रदेश में, और बाद में जब भाजपा में शामिल हुए ज्योतिराज सिंधिया, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ कमलनाथ की सरकार को पलट दिया और वापस भाजपा की सरकार सत्ता में आ गई। उससे पहले 4 बार शिवराज सिंह चौहान राजस्थान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुझे अपने पत्रकारिता जीवन में 1 साल भोपाल में भी रहने का मौका मिला है मुझे, और इसमें कोई संदेह नहीं कि शिवराज चौहान बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं। वो जमीन से उठे हुए ऐसे नेता हैं जिनकी हर एक वर्गों में, यानी वो पांव वाले भैया के नाम से और मामा के नाम से बहुत लोकप्रिय रहे हैं। और उन्होंने अपने पिछले 4 साल 4 बारी के कार्यकलापों से एक जनता में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। लेकिन इन कैंपेन्सी बेस जो इस बार हुआ, जिस तरह से सत्ता हथियाई गई भाजपा नेतृत्व द्वारा, और कोशिश ये थी कि ज्योतिराज सिंधिया को शायद मुख्यमंत्री पद की बागडोर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बात सही है कि बाद में उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, लेकिन अभी भी उधर दूसरे जो केंद्र में मंत्री मध्य प्रदेश है, जैसा भी श्याम जी तिवारी जी बता रहे थे कि हाँ, जो मध्य प्रदेश में सूची जारी हुई है उसमें 7 सांसद 3 मंत्री भी, और उनको टिकट दिया गया है। तो प्रयोग हो रहा है अभी तक जो चुनाव है। और राजस्थान की अगर देखें, जो गणतंत्र परिवर्तन 1993 और 1998 में भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे, और 2 बार के जो लगातार भाजपा का नेतृत्व था भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल का, उसके बाद अशोक गहलोत पहली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद आप देखिए लगातार राजस्थान में 30 वर्षों से हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन हो रहा है। और पहली बार अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि उन पर जब सचिन पायलट अध्यक्ष थे पिछली बार, प्रदेश के अध्यक्ष, और केंद्र में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, तो ये लोगों को एक अपेक्षा थी कि संभवतः जैसे अशोक गहलोत पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री के दावेदार बने, उसी से ये अपेक्षा मानी जाती थी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के कुछ सुशोभित करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया हाईकमान के हस्तक्षेप से। और दूसरा कि अशोक गहलोत निश्चित रूप से राजस्थान के लोकप्रिय जननेता हैं कांग्रेस के। और दूसरी बात, जो राजस्थान में इस बार जो सचिन पायलट द्वारा आरोप लगाया जाता रहा है कि जब जब अशोक गहलोत के नेतृत्व में दोबारा चुनाव हुए, कांग्रेस को शर्मनाक पराजय का सामना करना पड़ा है। इसलिए इस बार अशोक गहलोत ने रणनीति बदलते हुए एक मास्टर स्ट्रोक खोले, एक के बाद एक, और बम्पर घोषणाएं उन्होंने लगातार की है, जनहितैषी घोषणाएं की हैं। उनकी एक लंबी फहरिस्त है, उसमें मैं नहीं गिनाना चाहता, लेकिन इस बार उन्होंने एक नई रणनीति अपनाई है कि सरकार रिपीट। 2013 में भी कुछ इसी तरह की बम्पर योजनाएं चुनाव से पहले आखिरी महीनों में अशोक गहलोत के द्वारा की गई थी, लेकिन परिणामों में तब्दील नहीं हुई। हालांकि उस समय उससे वो 99 के फेर में फंसे इस बार। यानी आप देखिए कि कांग्रेस को 99 सीटें मिली थी, 1 सीट भरतपुर से सुभाष गर्ग की थी, इसलिए 100 हो गए। और फिर बाद में जो निर्दलीय समर्थक थे, जो बागी कांग्रेस के प्रत्याशी जीते थे, जो अशोक गहलोत के समर्थक थे, उससे मिलाकर के, और बसपा के 6 विधायकों को पिछली बार की तरह अपने साथ मिलाकर के उन्होंने तीसरी बार शासन सत्ता की बागडोर संभाली। लेकिन ये जरूरी है कि इस बार, और जो रिपीट का जो उन्होंने नारा दिया है, अब उसमें जैसे मैंने शुरू में कहा 99 का फेर, वो 99 का फेर इस बार भी, जो आपने जैसे अब याद दिलाया 2013 में बम्पर घोषणाएं की थी, एक रिफाइनरी को मुद्दा बनाया था उन्होंने। अभी जैसे मध्य प्रदेश में हम लौटे तो प्रधानमंत्री मोदी सितंबर में अभी 3 बार, 14 तारीख को वो बीना में थे, उन्होंने वहां की रिफाइनरी का विस्तार किया और पेट्रोकेमिकल्स
योजना का शिलान्यास किया। राजस्थान में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा आगे चुनावों में, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये महत्वाकांक्षी परियोजना जो बाड़मेर की रिफाइनरी है वो बहुत अंतिम चरण में है, और वो आरोप लगाते रहे कि पिछली पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने उस परियोजना को एक तरह के दाखिल दफ्तर कर दिया, उसकी लागत भी बढ़ गई। उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ये ERPC वो बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। ये सही कई मुद्दे होंगे, लेकिन अभी जो आज जो चर्चा का विषय है वो ये है कि MP जो प्रत्याशी घोषित करने की रणनीति है। बेसिक चीज है, अभी सब मित्रों ने जो कहा कि अगला चुनाव, क्योंकि 2 चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं हिमाचल में और कर्नाटक में, ये पूर्व सेमीफाइनल मान सकते थे, और ये सेमीफाइनल है इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और मध्य प्रदेश में जैसे मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश में भी भाजपा दबाव की रणनीति में है, क्योंकि वहां अंतर केवल खाली राजस्थान में नहीं है, कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है। वहां देखिए कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह को भी कमलनाथ के बाद मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहते थे दिल्ली का केंद्रीय नेतृत्व, लेकिन उन्हें ये फैसला लेना पड़ा था उस समय की जो स्थितियां थी उनके मद्देनजर। आज वापस अब अगर सरकार जिस तरह से बीजेपी तैयारी कर रही है, चाहे वो बैकफुट पे है तब भी वो, क्योंकि हर पार्टी आखिरी दिन तक जब तक नतीजे घोषित नहीं कर दिए जाते हैं तब तक ये मानकर चलती है कि वो जीत रही है, और इसी शिद्दत के साथ पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो काम भी करती है। मध्य प्रदेश में जिस तरह टिकट बंटवारा हो रहा है वो इस बात का संकेत भी है, लेकिन सवाल ये है कि राजस्थान में भी इस तरह का अगर संकेत मिलता है, 99 का फेर जो अशोक गहलोत का आप बता रहे हैं, वसुंधरा राजे के रहते हुए जब आया उसमें और वसुंधरा राजे के बिना जब आएगा उसमें भी बड़ा फर्क होगा। हालांकि इस वक्त बीजेपी पूरी तरह से बिना वसुंधरा राजे के चुनावी मैदान में जाने का फैसला कर चुकी है, लेकिन पौरुष भारद्वाज जी, ये जो बिना वसुंधरा राजे के बीजेपी ने जो आने का फैसला किया है और केंद्रीय सांसद अगर इसमें, मंत्री अगर इसमें मैदान में आ जाते हैं, तो आप इसे, आपकी पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा? देखिए मीना जी, वैसे तो ये इनके पार्टी का आंतरिक मामला है कि ये लोग किसको आगे करते हैं किसको नहीं करते, परंतु मैं चूंकि एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं हम लोग और सार्वजनिक जीवन जीते हैं, तो इसलिए हर घटनाक्रम पे नजर रखते हैं अपनी। तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए राजस्थान में इन्होंने वसुंधरा जी को पिछले 4.5 साल से केंद्रीय नेतृत्व ने नेगलेक्ट कर रखा है, और इनका वसुंधरा जी के साथ इनके क्या संबंध रहे, वो जो हमारे वसुंधरा जी की पिछली सरकार थी और केंद्र में मोदी साहब की सरकार थी, तो वसुंधरा जी केंद्र सरकार से बहुत अच्छी स्कीम्स राजस्थान के लिए नहीं लेकर करके आ पाई, परंतु अभी जिस प्रकार से इन्होंने वसुंधरा जी को नेगलेक्ट किया और इन्होंने जो बारी बारी से एक्सपेरिमेंट किए, कभी ये ना पूनिया जी को लेकर के आए, फिर ये सीपी जोशी जी को लेकर के आए, और पूनिया जी को लाने के बावजूद केंद्रीय नेतृत्व की कहीं ना कहीं मौन सहमति थी कि ना जो इनके अन्य नेता थे वो पूनिया जी के अलावा भी अपनी अपनी पिच पे बैटिंग कर रहे थे, और आलाकमान के सामने एक तरीके से देखा जाए तो राजस्थान में इनका कौन बनेगा संभावित मुख्यमंत्री का खेल केंद्रीय नेतृत्व द्वारा शुरू कर दिया गया, जिसमें कि इनके सभी नेताओं ने अपनी जोर आजमाइश की, जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत जी भी थे, पूनिया जी तो ऑफिशियली अध्यक्ष थे, और किरोड़ीलाल मीणा जी के भी हमने देखे कि उन्होंने फालतू की चीजें उठा करके जो असंवैधानिक मामले थे उनको भी उन्होंने उठा करके ना लोगों का अटेंशन लेना चाहा। परंतु मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए इन सब का परिणाम क्या निकला। राजस्थान में पिछले 8 उपचुनाव हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी की एक जगह इनकी जमानत जब्त हुई, एक जगह ये लोग तीसरे नंबर पे आए, और इनके सिर्फ 8 में से ये लोग एक उपचुनाव जीत पाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार थी उसमें हमारी कांग्रेस की परफॉर्मेंस उपचुनाव के अंदर ज्यादा बेटर थी। पंचायत चुनाव को आप देखेंगे, नगर निगम चुनाव को देखेंगे, तो इनका जो संगठन था, जो बिना वसुंधरा जी के और जो भी चीज थी वो सारी, वो बिल्कुल ये लोग फिसड्डी साबित हुए। परंतु मुझे लगता है कि इनके आंतरिक मामला तो है, लेकिन इनके यहाँ ईगो वाला प्रश्न मेरे हिसाब से जो वसुंधरा जी के और जो केंद्रीय नेतृत्व के बीच में वो ये ज्यादा है। मेरे को लग रहा है कि ये ना ये लोग ये चाह रहे हैं कि भाई वसुंधरा जी को हम किसी भी तरीके से आगे नहीं करके आगे नहीं आने देना चाहें। ये क्या चाह रहे हैं मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि ये जो चाह रहे हैं उससे आपके यहाँ क्या असर पड़ रहा है, मुद्दा ये आपके लिए। देखिए मीना जी, मैं रणनीति से, बीजेपी की इस रणनीति से कांग्रेस को फायदा ही फायदा है, चारों तरफ बम्पर लॉटरी है।
देखिए मीना जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम लोग चुनाव हमारी खुद की सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर लड़ रहे हैं। हमारा तो बल्कि ये तक फोकस था कि हम लोग सिर्फ सकारात्मक जनता के बीच में जाना था, हम लोग सिर्फ सकारात्मक बात करें, हम लोग जनता के लिए हमने जो जो कार्य किए हम वो सब गिनाएं। अरे पर सर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी पौरुष भारद्वाज जी, माहौल होता है, माहौल बनता है, जी माहौल बनता है, जी क्या जी कुछ घटनाक्रम हो रहा है उससे बनता है। जो घटनाक्रम जी अभी हो जी रहा है उससे जो माहौल बन रहा है उससे कांग्रेस पार्टी के भीतर किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, आप स्पष्टता से बताइए ना। देखिए मैं तो इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए ये मैंने आपसे जैसा पहले भी कहा कि इनकी पार्टी का आंतरिक मामला है। बाकी कांग्रेस पार्टी चाहे वसुंधरा जी को कमान संभलाए या फिर और किसी को संभलाए, कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे मुकाबले के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक अंदर ही अंदर अपने आप को इस चीज के लिए हम लोग मानसिक तौर पर तैयार है कि अगली सरकार राजस्थान में हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं। और देखिए मैं अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो आपसे जी पूर्व में कह रहे थे, जी ये झूठे जी आरोप जी, नहीं लगा रहे उस थे, पर तो मैं नहीं इनको इस जाना है, बात उस पर को नहीं जाना है, उस पर नहीं जाना है। श्याम सुंदर शर्मा जी, बीजेपी के पास तो ये विकल्प है कि बीजेपी सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतार देगी। कांग्रेस के पास तो ये विकल्प भी नहीं है। कांग्रेस के विधायकों के प्रति नाराजगी हम जान रहे हैं, पूरे प्रदेश में जो स्थिति है। ऐसे में फिर भी कांग्रेस अगर इस समय जो है वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इस तरह का माहौल भी दिख रहा है। कांग्रेस अगर इस समय भी बहुत मतलब माहौल में जो लहर की स्थिति है वो नहीं बना पा रही कांग्रेस, तो पीछे भी नहीं है, पिछड़ भी नहीं रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस जो इस वक्त बराबर की टक्कर दे रही है, किस दम पर, किस वजह से? क्योंकि विधायकों के प्रति नाराजगी स्पष्ट देखी जा सकती है, करप्शन के मुद्दे बार बार खुलकर सामने आ रहे हैं, पार्टी के भीतर की गुटबाजी भी दिख रही है। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी इस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की योजनाओं के सहारे जो प्रदेश में वापसी और 1985 का जो इतिहास दोहराना चाहती है, क्या अशोक गहलोत अकेले इस चुनाव को नरेंद्र मोदी के सामने इतना खींच लेंगे कि केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों के यहाँ मैदान में कब्जा करने के बाद भी वो चुनाव में मुस्तैदी से खड़े रहेंगे? देखिए मीना जी, कांग्रेस केवल मुख्यमंत्री जी के भरोसे तो रहेगी नहीं। इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनावी रणनीति संभालना शुरू कर दिया है। आपने देखिएगा कि निवाई में प्रियंका गांधी आकर के एक शुरुआत कर गई, राहुल आ गए जयपुर, अब उसके बाद में कहाँ कहाँ आएंगे। तो केवल कांग्रेस ये नहीं चाहेगी कि अशोक गहलोत के भरोसे, क्योंकि बार बार उनको शंका है कि जब हमने विधायक पूरे थे नहीं और उसको बचाए रखने की, सरकार को बचाए रखने के लिए जो माहौल पहली बार देखने को मिला, कांग्रेस के लोग जीत के आए थे, वो उनको ज्यादा तरजीह नहीं मिली, उन लोगों को तरजीह मिली जो कि कांग्रेस को हरा के आए थे। माहौल ने निश्चित रूप से उसको, कई विधायकों ने देखिए, रंधावा जी जब आए थे कहा था कि हमने कांग्रेस को जिसने हराया उसकी सीएमओ मानता है, उससे बदलाव होता है, सब कुछ होता है। तो आखिर हम कैसे कांग्रेस को सर्वाइव करेंगे? कांग्रेस का संगठन भी बहुत पुराना नहीं है, 2.5 महीने पुराना संगठन है, उसके अलावा जिला अध्यक्ष है और कार्यकारिणी बनी नहीं है। तो चिंता का विषय जब खड़गे साहब बोल रहे थे जयपुर में कि देखिए कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं, सरकार ने योजनाएं दे दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन जब लोगों तक पहुंची नहीं तो उसका क्या हर्ष होगा, ये भी आपको पता है। इसलिए देखिएगा कि मधुसूदन मिस्त्री ने किसी की बात नहीं सुनी। जयपुर में बैठने के बाद अब वो जिला स्तर पर अलग से चर्चा करना शुरू कर दिया। गोगोई ने सारे संभाग के लोगों से बातचीत कर ली, और जो 3 बार कांग्रेस हारी है उनके वहां के ब्लॉक अध्यक्ष को बुला करके बातचीत भी की है। तो एक केवल कांग्रेस ये चाहेगी नए लोगों को टिकट दिया जाए, पुरानों को कम दिया जाए। और मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि मेरे को जो सहयोग कर रहे थे उनको टिकट दो, तो कांग्रेस नहीं देगी, क्योंकि उनको पता है कि इनके सारे हम वापस से वही स्थिति ला देंगे, ये पुरानी वाली 99 के चक्कर में रह गए थे, इसलिए तो स्थिति खराब हुई। कांग्रेस ने काम अच्छा किया, लेकिन उस काम का धरातल पे लोगों को जब फायदा ढंग से मिल नहीं पा रहा, कांग्रेस के कार्यकर्ता रूठे हुए नजर आ रहे, दिख ही नहीं रहे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं, 28 अधिकारियों को नियुक्तियां दी गई, वो आपने देखा। और आज भी कुछ अधिकारी जो हैं वो चाहते हैं कि हम भी चुनाव लड़ें। हरिप्रसाद तो देखिए आए हैं, छोड़ करके फुलेरा का तैयार है, चीफ सेक्रेटरी पुराने वाले निरंजन आर्य सोजस से तैयार है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि तैयार हैं, अब उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। कांग्रेस इस बार सुनील जो उनके कर्नाटक में जिसने सर्वे किया था, उस सर्वे के आधार पर अगर टिकट बांटेगी तो मुख्यमंत्री जी को झटका लगेगा।
कई बार होता है मुख्यमंत्री जी क्या फलोदी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जेतारण चुनाव लड़ने जा रहे हैं? आपकी बात को समझें तो आपका कहना है कि नए कैंडिडेट्स को, नए चेहरों को कांग्रेस मैदान में उतारेगी और बीजेपी अनुभवी और बड़े सांसदों और मंत्रियों को मैदान में उतार रही है। ऐसी स्थिति में राजीव तिवारी जी, चुनाव कैसा दिलचस्प होगा? देखिए, चुनाव बल्कि और रोचक हो जाएगा अगर कांग्रेस नए लोगों को उतारती है जो वहां पर काम कर रहे हैं, जो वहां के लिए काफी दिनों से वो उसमें लगे हुए हैं और क्षेत्र में सक्रिय हैं, और बीजेपी ऐसे लोगों को उतारती है जो कि पहले से केंद्र सरकार ने उन पर तमाम तरीके के आरोप भी होंगे, उनकी बहुत सारी कमियां भी होंगी जो लोगों को पता होंगी। तो जब नए और पुराने का ये जो मैदान में मुकाबला होगा तो उस समय आप देखिए कि बहुत सारी जगह ऐसी होंगी जहां पुरानों को नए प्रताड़ देंगे, क्योंकि जनता भी बदलाव चाहती है जब कैंडिडेट्स का। तो आपने देखा होगा दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार कैसे आई, बड़े बड़े दिग्गज थे कांग्रेस के, बीजेपी के, ये सब बाहर हो गए। तो नए लोगों का आना ये बीजेपी के लिए भी लाभदायक होगा और कांग्रेस के लिए भी होगा। तो दोनों ही पार्टियों को इस पर मंथन करना चाहिए कि हम जरूरी नहीं कि पुराने लोग जो भी स्थापित है पहले से ही, जिन पर तमाम तरीके के आरोप और मिसकंडक्टिंग के और चीजें हैं, तो वो सारी चीजें अगर इस बार लोगों के, और युवा इस बार सबसे ज्यादा निर्णायक रहेंगे, सबसे ज्यादा राजीव तिवारी जी, आपके ऑडियो में कुछ इश्यू आ रहा है, आप बोल रहे तो आसपास कुछ, या तो फोन में कुछ परेशानी हो रही है, कुछ नहीं है। राजीव तिवारी जी वापस जुड़ते हैं, तब तक सुमित जी मैं आपके पास आती हूँ। सुमित जी, आम आदमी पार्टी ने दिग्गजों को कैसे हराया था देश की राजनीति में दिल्ली में, इसका उदाहरण राजीव तिवारी जी दे रहे हैं। कहीं कोई चिंता नहीं है पार्टी को कि अगर बड़े बड़े दिग्गजों को विधानसभा चुनाव में कहीं कोई परेशानी आ गई, अगर फ्रेश कैंडिडेट्स को युवा पसंद करते हैं तो? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की है भी विधानसभा में और लोकसभा दोनों में। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी जिताऊ चेहरों को, साथ में युवा और तजुर्बेकार लोगों को ही टिकट देने वाली है। मैं फिर दोबारा ये कहना चाहूंगा, जैसा कि पौरुष भारद्वाज जी ने कहा कि ये बार बार अपना प्रतिनिधित्व और लीडरशिप चेंज कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। सतीश पूनिया जी को 3 वर्ष पूरे हो गए थे, उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। उसके बाद सीपी जोशी जी आए और ये वसुंधरा जी के लिए कह रहे हैं, लेकिन वसुंधरा जी मैं समझता हूँ बिल्कुल लगातार हमारी मुख्यमंत्री रही है और आखिरी बार भी वो थी। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कमल के फूल को फाइनल मानते हुए और हमको आगे बढ़ना है, लेकिन मैं समझता हूँ ये सचिन पायलट जी की बात क्यों नहीं करते हैं। कांग्रेस में स्थिति 4.5 वर्षों से क्या है, आप खींचतान में लगे हुए हैं, आप कुर्सी खींचने में भैया लग हम रहे तो हैं। आखिरी में एक हो गए, आप लोग आखिरी में लड़ रहे हो। फर्क है आप में और हमारे में, हम आखिरी में एक हुए और आप आखिरी में लड़ना शुरू कर दिया आप लोगों ने। साहब ने कहा अभी, तो बिल्कुल आप अपनी व्यथा नहीं बता रहे और झूठे जुमलेबाजी करने में तो कांग्रेस नंबर 1 है। आप देखिए ना कि जनता के सामने क्या प्रदर्शित है, रिपोर्ट सामने है, किसी के बोलने से, मेरे बोलने से भी कुछ नहीं। लेकिन मेरा निवेदन है कि जो इन्होंने 4.5 वर्षों में जो कार्य किए वो जनता के सामने है, चाहे वो पेपर लेकर के हो, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर के हो, चाहे वो युवा बेरोजगारी को लेकर के हो, चाहे महिला उत्पीड़न को लेकर के हो, और दूसरी है केंद्र सरकार की योजना है। हम विपक्ष तो वास्तविकता सही है। और रही बात की जुमलेबाजी की, जुमलेबाजी बिल्कुल तो जनता को सब मालूम है। आखिरी को अब जैसा भाई साहब ने शाम सुंदर ने कहा कि अंत में अगर इनको मोबाइल बांटने की याद आ रही है, 500 रुपए सिलेंडर करने की याद आ रही है, पिछले 4.5 वर्ष में उन्होंने क्या किया। लेकिन इसके उनको समझ में नहीं आता कि राजस्थान में जो हर व्यक्ति यूज करता है, पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा क्यों है, मंडी टैक्स सबसे ज्यादा क्यों लिया जा रहा है, और जनता को एक शांतिप्रिय राज्य चाहिए जहाँ नक्सल हत्याएं हो जाती है और ये कुछ भी नहीं कर पाते। तो ऐसी सरकार चाहेगी जनता, बिल्कुल भी ऐसी सरकार चाहेगी पौरुष भारद्वाज जी।
लेकिन हमारी आप लोग कांग्रेस बाजी से कुछ भी नहीं होने वाला अभी परिणाम 2023 और 24 में निश्चित रूप से आपके सामने रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ जीत होगी। जी, प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। श्याम सुंदर शर्मा जी, सवाल ये उठता है कि जब बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार है, वहां पर अगर उन्हें मंत्रियों और सांसदों को उतारना पड़ रहा है, यहाँ पर तो सरकार नहीं है, यहाँ पर स्थिति मध्य प्रदेश की तुलना में निश्चित रूप से अलग है। छत्तीसगढ़ में भी स्थिति अलग है, तो अलग जहां स्थितियां हैं वहां पर रणनीति भी पार्टी की अलग होगी। यहाँ पर पार्टी के सामने भी चुनौती होगी कि जहां कांग्रेस ये बात कह चुकी है कि उम्र का ध्यान या इन सब तमाम चीजों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, सिर्फ जीताऊ कैंडिडेट। निश्चित रूप से बीजेपी की भी पहली रणनीति यही होगी, लेकिन इस जीताऊ कैंडिडेट में एक तरफ तो मंत्रियों और सांसदों को और दूसरी तरफ नए चेहरों को, क्योंकि बीजेपी ने लोकसभा में भी पिछली बार यही किया था, बड़ी संख्या में नए चेहरों को मौका दिया था। आज अगर यहाँ पर विधानसभा में अगर उस तरह से लोग आ जाते हैं तो निश्चित रूप से लोकसभा के लिए भी नए चेहरों की तैयारी करनी होगी और विधानसभा में भी पार्टी नए चेहरों को सामने लाएगी तभी कोई संदेश दे पाएगी। तो बड़ा मतलब जो स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी में एक तरफ एकदम फ्रेश फेसेस, क्योंकि यंग युवा इस बार बड़ा मतदाता है, और दूसरी तरफ आपको मैसेज देना है कि हम पूरी ताकत यहाँ पर लगा रहे हैं। मीना जी, ये पहली बार देखने को मिला कि राजस्थान के नेताओं का जो वर्चस्व होना चाहिए वो बीजेपी में दिख नहीं रहा। यहाँ सलाह देने वाले लोग नहीं है। अभी बीजेपी में जो कमियां आई है, दिखेगा कि प्रकाश गुप्ता जी को सक्रिय किया गया है, लिम्बाराम जी को अलग किया गया है। अब प्रकाश गुप्ता जी को सक्रिय करने का मतलब है कि आप पुराने संगठन के महामंत्री रहे हो, तो आप लोगों को जानते हो, अंदर का इतिहास जानते हो, तो बताओ। तो ये सब चीजें देखिए। और प्रधानमंत्री जी जब आए थे, दीनदयाल जी के स्मारक में गए थे, तो वहां आरएसएस के लोगों से उन्होंने गुप्त मंत्रणा भी की है। और गुप्त मंत्रणा का क्या कुछ परिणाम आएगा अभी देखने को दिखने को मिलेगा आपको। अब देखिएगा, जो विधायक होते थे वो सांसद का चुनाव तो लड़े थे। राजस्थान में ये परिपाटी तो देखी हमने, लेकिन सांसद विधायक का चुनाव कम लड़ते हैं देखा जा रहा था। लेकिन बीजेपी के पास क्योंकि सांसद बहुत ज्यादा हैं, उनको 2-2 बार 3-3 बार चुनाव लड़ा चुके हैं। अब जनता के बीच में नए लोगों को लाना है, सांसदों को, तो नए को लाएंगे और सांसदों का करेंगे क्या? तो वो कोई ना कोई विधानसभा दे करके जीत जाते तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो ये सब चीजें नया एक्सपेरिमेंट बीजेपी के पास लोग हैं, सांसद हैं 25-24, इसलिए वो करना चाहते हैं। और वो सांसदों को जानते हैं कि बहुत ज्यादा टिकाऊ नहीं है, चल नहीं पाएंगे, तो इसलिए उनको विधायक ही बना दो। अब राजवर्धन सिंह को भी कह रहे हैं वो भी लड़ जाए चुनाव, क्योंकि वो केंद्र में तो लड़ने के बाद, मंत्री बनने के बाद वापिस इधर से आ गए। तो बहुत सारी चीजों में बदलाव आ रहा है। और क्योंकि विश्वसनीयता, जब वसुंधरा जी अपनी लिस्ट को लेके 2 बार 3 बार चली गई, उसकी उनकी लिस्ट को बांध नहीं रहे। कैलाश मेघवाल को टिकट देने के लिए मेरे को लगता नहीं देंगे, और कैलाश मेघवाल ने अर्जुन मेघवाल के खिलाफ। लेकिन श्याम सुंदर शर्मा जी, वसुंधरा राजे खुद केंद्रीय मंत्री थी और मंत्री रहते हुए, मंत्री रहने के बाद वो प्रदेश की अध्यक्ष बनकर आई, उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ा। तो ऐसा नहीं है कि जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना था कि डिमोशन ही नहीं है अगर कोई सांसद और केंद्रीय मंत्री आकर चुनाव लड़ रहा है। निश्चित रूप से वो पार्टी की स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। वसुंधरा राजे आज राजस्थान से जाना ही नहीं चाहती हैं, जबकि वो केंद्र से आई थी, वो केंद्रीय मंत्री थी, वाजपेयी जी के साथ उन्होंने काम किया। अभी भी उनके पास दोबारा केंद्र में जाने का मौका था, लेकिन वो प्रदेश छोड़ना नहीं चाहती। तो ये जो तमाम नेता जिनको विधानसभा की तैयारी के लिए भेजा गया है, इनमें से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, ये मान के तैयारी सारे ही करेंगे। देखिए मीना जी, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास 40,000 पद बांटने के लिए एक बड़ा मौका होता है। और वसुंधरा जी जब केंद्र में थी, नहीं आना चाहती थी राजस्थान, 7 महीने बाद उन्होंने ज्वाइन किया था राजस्थान को। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री के रूप में आई थी, कि मुख्यमंत्री बनना कोई भी चाहता है, केंद्र का मंत्री बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होता, लेकिन राजस्थान और बाकी प्रदेशों का मुख्यमंत्री बनकर के जो कुछ बांटने और एकाधिकार का जो मिलता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। जो आप बार बार कह रहे हैं कि केंद्र में मंत्री होने के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं, और उनको तो मौका देने नहीं दिया। वसुंधरा जी ने तो उनको पहले ही काट के बाहर कर दिया था, प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं बनने दिया था। अब देखिए, अभी तक लोकसभा जो अध्यक्ष है मौजूदा,
मेरे को लगता है कि 2024 में महिला लोकसभा अध्यक्ष बनेगी, उस वक्त वो फ्री हो जाएंगे। अब वो कहाँ रहेंगे, क्या होगा? आपको पता है कि वो राजस्थान आने के लिए लालायित है। हर बार कार्यक्रम में देखते तो ओम बिरला जी दिख रहे हैं, ओम बिरला जी दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? उनका ख्वाहिश है पुरानी। और देखिएगा कि अमित शाह को उन्होंने जब संकट में थे अमित शाह, सबसे बड़े जो उनका कारोबार और जो उनके जो जो सुविधाएं देने का काम हमारे ओम बिरला जी ने किया, वो लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचे। तो निश्चित तौर पर जो पुरानी चीजों को देखता है, करता है। अब देखिएगा आप गुलाब चंद कटारिया का, वो तो कहते थे मुख्यमंत्री जो मुझे कोई बनाएगा नहीं, इसलिए वो राज्यपाल बन के चले गए। अब राजस्थान से राज्यपाल और कौन बनेगा? ओम माथुर है, वो उनको भी पता है मुझे मुख्यमंत्री कोई बनाएगा नहीं, राज्यपाल बनेंगे, इसलिए वो छत्तीसगढ़ संभाल रहे हैं। तो राजस्थान की राजनीति में एक अलग से बदलाव आना है। और हमारे राज्य में बड़े नेताओं को पनपने नहीं दिया। बीजेपी ने पता नहीं क्यों नहीं पनपे। वसुंधरा जी ने किसी दूसरे को पनपने ही नहीं दिया। अभी तक देखा होगा, जो आया उसको काट करके बाहर कर दिया। अशोक गहलोत ने भी दूसरे को पनपने नहीं दिया। जो बरगद जैसे पेड़ बन गए हैं, उनको उखाड़ करके नया पेड़ लगा करके कुछ नई चीज आ सकती है। कहते हैं मुख्यमंत्री है तो मैं ही कर सकता हूँ सब कुछ। नया मुख्यमंत्री आकर के नई चीज दे सकता है। इसलिए बदलाव की राजनीति में निश्चित तौर पर देखिए, राजस्थान मुझे लगता है कि बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो नए व्यक्ति को दायित्व मिलेगा। और किसको मिलेगा, नहीं मिलेगा, अभी तो कुछ कहने की स्थिति नहीं है। क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी पता नहीं किसको ढूंढ के लाते हैं। जैसे राजस्थान के नहीं, देश में भी बहुत सारों को ढूंढ के लाए हैं। कल मंच पर जितने लोग बैठे थे, उनमें से मुख्यमंत्री कितने बनने के ख्वाब देख रहे हैं और कितनों को मौका मिलेगा, बनेगा तो एक ही मुख्यमंत्री। वो मंच पर विराजमान लोगों में से होगा कि उसके अलावा कोई होगा, ये तमाम अटकलें हैं जो अगले 4 महीने लगातार चलती रहेगी। लेकिन बहरहाल, आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हर दिन हम कोशिश करते हैं शाम 6 बजे राजस्थान की राजनीति से जुड़े हुए हर पहलू को जनता के सामने रखें, जनता के विचार और सुझाव राजनीतिक दलों तक पहुंचाएं। क्या कुछ प्रदेश में चल रहा है, किस तरफ लहर जाएगी, क्या माहौल बन रहा है, ये आप जानना चाहते हैं तो हमारे वरिष्ठ मेहमानों के साथ आप राजस्थान की राजनीति को जरूर समझें, अपने सवाल भी पूछें। हमारे YouTube और Facebook चैनल पर आप हमारे मेहमानों से, पैनल से सवाल भी पूछ सकते हैं। कल शाम को 6 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।